सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। अक्षय कुमार का चलिए स्टार्ट करते हैं जी। नागरी लिपि बुनाकर मूले, ये कहाँ से लिया गया है जी नागरी लिपि? प्राचीन भारत की लिपियों की कहानी से लिया गया ना? हाँ, भारत की लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। किसी को याद नहीं है ना जी? खत्म करने दो, फिर एक बार याद करा देंगे सबको। एक बार खत्म करा दो, फिर किसी को कॉपी से लेकर घसेंगे, 1 घंटा बस याद हो जाएगा सब। चलो देखते हैं। देवनागरी लिपि का इतिहास चला था, कौन कौन राजा था, सब क्या अपना अपना लिपि यूज कर रहा था। अब पढ़ते हैं। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से, नेपाल में जैन धर्म बहुत है जी। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिली है। क्या बोला जा रहा है रे लड़का? अच्छा जब कटा ध्यान दो लग रहा है। नेपाल से तो ऐसा अंदर, नेपाल से तथा भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की, जिसके पास किताब है, किताब पर नजर दौड़ाया करो। किताब नहीं हो जाए। हाँ, पेज नंबर 38 सबसे ऊपर वाला लाइन, ठीक है। चलो देखना, किताब देखना, बाकी हम बताते जाएंगे। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषा है। यानी कि जो नेपाल और भारत का जो जैन भंडार था, उसी समय के काल की बात कर रहा है कि भारतीय आर्य भाषा संस्कृत को माना जाता है जी, भगवान वाला भाषा। उसकी आधुनिक भाषा जैसे मराठी है, बंगला है इत्यादि जन्म ले रही थी। आर्य भाषा से ही तुम्हारा मराठी हुआ, बंगला हुआ, ये सब जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग गए थे, और तभी से जो है इन भाषाओं का भी लेख मिलना स्टार्ट हो गया था। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग गए थे। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि भी खूब व्यवहार में था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिले थे। फिर वो नया स्रोत आ गया, डाटा आया, क्या आया कि कहा जा रहा है कि नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख है, कोई कह रहा है कि विंध्य के नीचे दक्कन प्रदेश है, वहाँ से मिला। नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख है, पहले आया था नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिला था। दक्षिण भारत से पहले मिला था ना। अब कोई दूसरा बता रहा है कि नहीं, ये जो है मिला था कहाँ? विंध्य पर्वत के नीचे। विंध्य पर्वत है, उसी के नीचे एक दक्कन प्रदेश है। विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिला है। दक्कन प्रदेश से मिला है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अनेक विद्वानों का मत है, क्या बोल रही जी? कलम से अनेक विद्वानों का यह मत है, क्या मत है कि दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग का समागम दानपट 754 ईस्वी है। दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख मिला था, किसके समय मिला था? दक्षिण भारत में नागरी लिपि का जो नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख, नागरी लिपि का जो प्राचीनतम लेख मिला था, कहाँ मिला था? किसके पास से? राष्ट्रकूट का राजा था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट के राजा दंतीदुर्ग उसी का समागम दानपत्र था। समागम दानपत्र। और ये कब की बात है? ये बात है 754 ईस्वी का।
दक्षिण भारत में नागरी लिपि का जो प्राचीनतम लेख मिला था वो राष्ट्रकूट के राजा दंतीदुर्ग था, उसी के समागम दान पत्र में मिला था। प्राचीनतम लेख, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख इसी के दान पत्र में मिला था। दान पत्र कहाँ का राजा था? राष्ट्रकूट का राजा था। क्या नाम था? दंतीदुर्ग था। कब? डेट ऑफ ये क्या है, ये घटना का डेट कितना है? 754 ईस्वी। ठीक है, दंतीदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। राष्ट्रकूट की शासन की नींव डालने वाला कौन महानुभाव था? राष्ट्रकूट शासन का जो नींव डाला था, शासन का नींव दंतीदुर्ग ने डाला था। दंतीदुर्ग ने डाला था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये दंतीदुर्ग जो था कर्नाटक के रहने वाला था। कर्नाटक बंगलोर में पड़ता है जी, कर्नाटक बेंगलोर में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। उसके बाद है इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। कर्नाटक है तो इसका लैंग्वेज जो होता है कन्नड़ होता है। इस प्रकार बिहार का लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। उसी प्रकार कर्नाटक का लैंग्वेज कन्नड़ है। महाराष्ट्र का लैंग्वेज मराठी है। पश्चिम बंगाल का लैंग्वेज बंगाली है। कन्नड़। अब जयबो कर्नाटक से बने खुशी सर गलो जी पूछा है। चलो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। परंतु ये खान देश विदर्भ में बस गए। दंतीदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा, जो प्राचीन एलापुर वेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। एलोरा का पहाड़ नाम सुने हो? एलोरा का पहाड़ ना, एलोरा ये पहाड़ है, एलोरा का पहाड़ है। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। इसका चर्चा 9वीं सदी में अमोघ वर्ष के एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मानखेट की नींव डाली। अमोघ वर्ष के राजा ने ही क्या किया? मानखेट का नींव डाला है। अमोघ वर्ष के शासनकाल में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य, हाँ ये वाला लिख लो। अमोघ वर्ष के शासनकाल में, अमोघ वर्ष के शासन काल में क्या विद्वान आ गया था जी? गणितज्ञ था, जैन गणितज्ञ महावीराचार्य। जैन गणितज्ञ। हाँ हम बुझी गली तो की करेला है, हम इसमें थोड़ा ढेर बुझे छे। जैन गणितज्ञ कहाँ हेरा दिले मर देते उसमें। हाँ जैन गणितज्ञ महावीराचार्य, ठीक है। जैन गणितज्ञ महावीराचार्य आया था और ईस्वी था 850 ईस्वी। ईस्वी था 850 ईस्वी। 850 ईस्वी में इसने किसकी रचना की थी? ये महानुभाव जो था, ये महानुभाव इसने एक रचना किया था। वो रचना का नाम क्या है? गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह इसकी रचना की थी। क्यों ला ढेर खुश नजर आवे जे? छापिल भाई रुकन का टाइम खत्म कर देनी। अरे छापे में 2 मिनट नहीं लगते, छापे की उतरी जना। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित किया गया। 11वीं सदी में इनकी शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में स्थापित किया गया। इतिहास बता रहा है वो कोई यहाँ स्थापित किया, कोई वहाँ स्थापित किया। हम की करेंगे जान के? तो जहाँ मन हुआ वहाँ स्थापित हो जाओ। उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उसके बाद इन शिलाहारों में नागरी लेख मिले। बताया कि वहाँ स्थापित हुआ तो वहाँ नागरी लेख मिला। 11वीं सदी से नागरी लिपि के प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लगे थे। ये चीज़ जानने में लायक है। ईसा की 8वीं सदी में, ईसा की 8वीं सदी में लेख मिलने स्टार्ट हो गया था। किस चीज़ का? ओहो 11वीं सदी में नागरी लिपि का
नागरी लिपि में मराठी भाषा के लेख मिलने लगे थे। मराठी भाषा के लेख मिलने लगे थे। अक्षी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसिक देव एक शिलालेख 1012 ईस्वी मिला जो संस्कृत मराठी भाषाओं में और इसकी लिपि नागरी है। देव आगर जो रत्नागिरी जिला है ये मराठी में है, इसे मराठी का आदिलेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपट 1600 ईस्वी का है। नागरी लिपि में लिखा गया वीडियो हम सर येता मतलब ना आई देखा किती अच्छा जे सर बोले यो आटा बाज विषय साइड भी चलते सर का बोली बोली चली कर्नाटक प्रदेश का कैसे नहीं दिखता है अक्षर बढ़िया बढ़िया। अभी तो लाइव दिखाते हैं तो बात करती है तो, अरे ये जानती है ये 144 में देखती होगी। 144 360 पे देखना, 360 पे 1080 देखेगा तो फुल एचडी दिखाएगा। कम से कम इस तरह का बंद हो गया तो पूरा एकदम लाइटिंग मार रहा था। 360 पे देखो, 360 पे, ये मोबाइल के लिए 360 फिक्स है। अब मान लो लैपटॉप में देखेंगे, अब लैपटॉप पे 360 देखेगी तो फटेगा ना पिक्चर, तो वहाँ पे लैपटॉप के लिए 1080 है, कम से कम 720 है। ये सब पिक्चर की क्वालिटी होती है। 144 पे देखा जाता है। म्यूजिक सुनते हैं तब 144 पे देखा जाता है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवेण बेलगाल स्थान जैसे जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गोमटेश्वर का पुतला खड़ा। इस स्थान पर विविध भाषाओं लिपियों में अनेक लेख मिले हैं। श्री गंगरेज सुताले करबले श्री गंगा राजक से प्रकटा बनवाया। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है चामुंडे करबले फालतू सब देवगिरी के यादव कुछ बढ़िया चीज यही नहीं किया। उड़ीसा में कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों ने लेख नागरी लिपि में मिले हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा बरगुन के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। राजा बरगुन का पालियम ताम्रपत्र ये लिखा चुके हैं हम। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू हुआ था, परंतु दूसरी ओर नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत के पहले गुज्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिला है। हाँ गुज्जर प्रतिहार एक व्यक्ति आ गया जो बाहर से भारत आया था, ठीक है। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में उन्होंने अपना शासन खड़ा किया था। ये गुज्जर प्रतिहार जो अपना शासन स्थापित किया था अवंती प्रदेश में। अवंती प्रदेश में पेज नंबर 39 चले गए हैं, ठीक है। और ऊपर से तीसरा नंबर हेडिंग, ऊपर से तीसरा नंबर पैराग्राफ। बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अवंती प्रदेश पर शासन स्थापित किया और फिर जाके कन्नौज पर अधिकार किया। कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लिया। मिहिर भोज महेंद्रपाल आदि प्रतिहार शासक थे। प्रतिहार शासक में एक और आ गया नाम। प्रतिहार शासक में तुम्हारा गुज्जर प्रतिहार तो था ही, दूठा और आया नाम, क्या क्या? मिहिर भोज। मिहिर भोज सब्जेक्टिव तो याद कर चलते हैं ना, जो कम से कम ऑब्जेक्टिव तो याद कर। मिहिर भोज महेंद्रपाल
इतना देर बाद देते हैं सर। हाँ वैसे हाँ हाँ। मिहिर भोज का शासनकाल जो है इतना इतना छापो, इतना छापो। हाँ वीडियो पॉज कर देते हैं। देख भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किया करो, अच्छा सपोर्ट करो थोड़ा मर्द। चलो थोड़ा सा बढ़ाए देख लेते हैं क्या है। गुज्जर प्रतिहार बाहर से आया था, अवंती प्रदेश में शासन स्थापित किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्र पाल ये सब प्रतिहार शासक थे। उसके बाद मिहिर भोज का शासन 844 से 81 था। बारह नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले। इस राजा को वंशवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय और कोंकण विजय पर। हाँ बेतमा इंदौर के समीप दानपत्र 1080 ईस्वी का। हमने उन्हीं आरंभिक नागरिक लेखों की चर्चा की जो देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। 12वीं सदी के बाद उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरिक, कुछ इस्लाम राजा था वो भी अपने सिक्कों पर देवनागरी लिपि का लेख लिखा था। बाकी आते हैं ऑब्जेक्टिव पर, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन देवनागरी, दूसरा है ब्रह्मनागरी, तीसरा है नंदी नागरी और चौथा है विजयनागरी। दक्षिण भारत की लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था? अकबरनामा। क्वेश्चन पहले सुन, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत और यूरोप के बीच के व्यापारिक संबंध को बताया था? अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत, रामचरितमानस। शाहनामा लिखा है, देखो शाहनामा का रचना काल, उसी से व्यापार का रिलेशन पता चला, शुरुआत में लिखाए होंगे। हमको याद है जी, हमको याद है, हम लिखा है, तब हम पढ़े हैं इसलिए हमको याद रह गया। बाकी ध्यान में दे। शाहनामा के रचना काल से पता चलता है, शाहनामा का रचना काल, शाहनामा के रचना काल से पता चला था कि जो है भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध था। भारत और यूरोप के बीच क्या था? व्यापारिक संबंध था। हाँ व्यापारिक संबंध था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के केरल के शासक, देखो आ गया, ये क्वेश्चन बताएं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुजराती लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि पहले 12वीं सदी में, 11वीं सदी मिला था सिक्कों पर, अब 12वीं सदी मिला था केरल के सिक्कों पर, जो वीर केरलस लिखा था ना, देवनागरी लिपि में प्रमाण मिला था। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों पर किस लिपि को कहा है? नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मी। ईसा की 14वीं 15वीं सदी विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को किस लिपि कहा है? नंदी नागरी का, ठीक है, नंदी नागरी का है। हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। हिंदी संस्कृत सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हाँ हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद्रवरदाई, बिहारी लाल, अमीर खुसरो, सरहपाद। लिखाए थे इस जगह कोना में, लिखाए थे, हमको याद है, सरहपाद लिखाए थे। पूछे थे हिंदी के आदि कवि थे सरहपाद, इसमें भी लिखाए थे शायद उसका कुछ 3-4 को डाटा लिखा है, देखो कॉपी में। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। मिला, देखो मिला। हिंदी के आदि कवि सरहपाद। 8वीं सदी की बात किया जा रहा है। दोहा कोश की रचना किसने किया है? दोहा कोश की रचना किसने किया है? सरहपाद ने किया है। आगे क्वेश्चन आएगा, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है?
गुणाकर मूले। सरपाद की कृति है दोहा कोश पृथ्वीराजस्व मृक्ष कटिका मेघदूतम। दोहा कोश, हम वही बोल रहे थे। दोहा कोश है। सरपाद की रचना दोहा कोश है ना। लिखा है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? अभी तुरंत हो गया था पाठ। विजयनगर की नंदी नागरी लिपि। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? 8वीं सदी से स्टार्ट हो गया था। उत्तर भारत का लिखा है तो उत्तर भारत वाला, अभी तो वर्तमान में से लिखा है उत्तर भारत वाला। 8वीं सदी से उत्तर भारत में क्या हो गया था? नागरी लिपि के लेख मिलना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन सर उपयोग नहीं करेगा। 8वीं हाँ 8वीं 9वीं से स्टार्ट हो गया था। तो 8वीं पहले तो 8वीं होगा तब ना 9वीं आएगा। तो ऑप्शन में 8वीं भी है, 9वीं भी है, 6ठी भी है, 4थी भी है। तो पहले 8वीं मारेंगे। 8वीं सदी। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले थे? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से? दक्षिण भारत से। सबसे पहले दक्षिण भारत से मिला था। ठीक। उसके बाद बेतमा दान पत्र। बेतमा दान पत्र किस समय का है? सबसे लास्ट में था, हम लिखाना भूल गई थी। हिंदी किताब कहाँ है? आप लिखाते हैं। अरे जल्दी जल्दी में घिस दिए। बेतमा दान पत्र देखो है ना। बेतमा दान पत्र इंदौर के समय देखो लास्ट में 1020 ईस्वी का लिखित था जी। बेतमा जो दान पत्र था, बेतमा दान पत्र जो 1020 ईस्वी का था। ये 1020 ईस्वी में मिला था बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी में। ठीक है चलो इसका ऑप्शन पहला सही है 1020 ईस्वी। ठीक। घर में 4 बार 5 बार 10 बार वही चीज को रीडिंग मारना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन रहेगा तो बन जाएगा। याद नहीं करना, सिर्फ रीडिंग मारना है 10 बार 15 बार जब भी वो रीडिंग मारना है ताकि उसका मटेरियल माइंड में रहे कि ये चीज था। हाँ उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना बन जाएगा। अब साइट पे अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिस करते रहना। हिंदी का ऑब्जेक्टिव कहाँ आता है सर? खाली संस्कृत का आता है। अरे तुम पेज में जाएगी तब ना, तुम हिंदी में सेलेक्ट करी तब ना। तो हिंदी में तो किए थे। अरे यहाँ पे ऑप्शन है जी, हिंदी में क्लिक करेगी ऑब्जेक्टिव में जाके हिंदी में क्लिक करेगी तब ना। तुम डायरेक्ट क्या है होम पे चली जाती है, होम में सब संस्कृत का शो करता है। तो संस्कृत का होम में सिर्फ हाँ यूरोप है। यूरोप कहाँ पे यूरोप है? हाँ भारत और यूरोप है। भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध था। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या अगला क्वेश्चन है गुप्तों की राजधानी पटना को। अरे लड़की हिल जाएगा देखो इस बार हम बांस में लटका है था। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। देवनगर क्योंकि वहाँ का देव था जी कौन? चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य था और उसका नाम देव था, इसलिए पाटलिपुत्र को क्या कहते थे? देवनगर कहते थे। और इसीलिए देवनगर से क्या पढ़ा था? देवनागरी लिपि पढ़ा था। देवनगर से देवनागरी लिपि पढ़ा था। ठीक है थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है। ठीक है चलता है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। शुरुआत में देवनागरी था, बाकी बाद में पता नहीं क्या होता। मराठी भाषा की लिपि, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में। गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी। नागरी लिपि किस विधा की रचना है? किस विधा की? निबंध है, लेख है, कहानी है, क्या है? निबंध है। शुरुआत में देखो इंट्रोडक्शन में पाला उसी में निबंध लेख कहानी दिया, उसी से पता चलेगा। यहाँ से देखो निबंध है ना, निबंध है। ठीक है किस विधा की रचना है? निबंध है। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में लिखा गया है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में लिखा गया? देवनागरी क्योंकि ओ वाला फरमान है। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? 25 से पहले। क्वेश्चन फिर से बोल रहा है। देवनागरी के पहला सबसे पहले टाइप जो बना कब बना? 200 साल पहले। 200 साल पहले, 2 सदी 200 साल पहले, 200 साल पहले। ठीक है हाँ फरमा देवनागरी लिपि का फरमा कब बना था? 200 साल पहले। बच्चा कम ही लोग है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि नेपाली है, खसपुरा है, नेवारी है, देवनागरी है। अरे यहाँ पे था भी तुरंत
है देखो नेपाल, नेपाल वाला क्या है? कॉपी को मत दे तो किताब में आंदोलन रखे की करेंगे उससे देवनागरी है, देवनागरी। नेपाल और देवनागरी है, ठीक है। देवनागरी है, नेपाली वाला भी देवनागरी ही है। गुप्त काल के किस लिपि का संबंध किससे है? सिद्धम से, ब्राह्मी से, देवनागरी से, गुजराती से। अबे गुजराती तो कहीं कुछ नहीं है। गुप्त काल के किस लिपि का संबंध किससे है? सिद्धम से, ब्राह्मी से। सिद्धम और ब्राह्मी एक जगह लिखा है, देखो वहाँ पे लिखो तो, सिद्धम और ब्राह्मी हम लिखा है, सिद्धम ब्राह्मी। कहीं पर लिखा है, लिखा है सर पता सिर्फ गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि होगा, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि और बाद की सिद्धम लिपि। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है गुप्त काल की किस लिपि का संबंध है, तो गुप्त काल का ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि सही है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि सही है, लिखा है गुप्त काल का ब्राह्मी लिपि, है ना। और बाद वाला फिर सिद्धम चला जाएगा। तो ऑप्शन में तुम्हारा ब्राह्मी और सिद्धम दोनों है, ऑप्शन में ब्राह्मी और सिद्धम दोनों है, लेकिन गुप्त काल में ब्राह्मी काल आ जाता था और बाद में जाके सिद्धम काल आने लगा, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, सॉरी नागरी क्या बोलते हैं, गुणाकर मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ा था? मराठी भाषा में। उसके बाद 10 से तक आगे प्रोफेशनल लैंग्वेज में पढ़ा था। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहुन की संज्ञा दी थी? गुजराती, बंगला, तमिल, मलयालम। आंसर बंगला है, पता नहीं, याद कर लो। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 में, ठीक। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, जिसमें ब्राह्मी एक प्रकार की लिपि है और सिद्धम भी एक प्रकार की लिपि है। तो डी नंबर सही है, एक प्रकार की लिपि। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को? काशी को बोले थे देवनगर है, देवता ज्यादा वहीं पर है, तो काशी के नाम पे देवनागरी लिपि पड़ा है। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? अभी लिखाए थे वो, आज लिखाए थे उत्तर भारत की शैली को नागर शैली। नागर शैली कहीं लिखाए थे? नागर शैली कहीं लिखाए थे हम? कल शायद लिखा है, कल नागर शैली हम लिखाए जी। नागर शैली नगर और नागर दोनों लिखाए थे। नागर शैली मिला? क्या डाटा है, पढ़ो तो। अभी 8:15 हुआ है। 8:30 में अलार्म बजेगा, 8:30 में अलार्म बजेगा। हाँ, हर चीज हम रखते हैं पूरी तरह से कंडीशन में, कोई टाइम ज्यादा कम नहीं। तो नागर शैली इसका आंसर है, ठीक है। उत्तर भारत की जो विशेष स्थापत्य लिपि है, शैली है, उसको तुम्हारा क्या बोलते हैं? नागर शैली कहते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी रचना है प्रसिद्ध? गुणाकर मूले की, और इसी से लिया गया तुम्हारा नागरी लिपि। और एगो था जी लास्ट में जो लिखा था, जो सारी दुनिया की सारी लिपियों का डाटा है, कौन सा था? दुनिया की सारी लिपियों का डाटा था, कौन सा था? अक्षर का था, वो वाला भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि था, राष्ट्रकूट राजा था। आगे पढ़े थे, बहुत राजा पढ़े थे ना, इसी में था, तो राजा था, सब राष्ट्रकूट राजा था। हाँ, श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? कर्नाटक में, सिकंदराबाद में, इलाहाबाद में, वैशाली में? कर्नाटक में था सर, कर्नाटक था, बीच में आया था, हम पढ़े थे, कर्नाटक था जी, कर्नाटक। किताब में दिया, ये वाला पेज में दिया होगा, पेज नंबर 38। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी गुणाकर मूले। अक्षर वाला सब नागरी लिपि का आता है, गुणाकर मूले। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में हुई? प्राकृत में, अपभ्रंश में, संस्कृत में, हिंदी में? संस्कृत में हुआ, संस्कृत में हुआ, हिंदी में कहीं नहीं हुआ, हमें नहीं पता। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? वो विशेष टिप्पणी किया था ना, विशेष पकड़ था, तो निबंध कितना लिखा था? मतलब लेख लिखा था, 2500 से प्लस लेख लिखा, 20 पुस्तक प्रकाशित कराया था, 2500 से प्लस लेख लिखवाया था और 30 से प्लस पुस्तक प्रकाशित करवाया था। ध्यान लेख पूछ रहा है, 2500 से अधिक।
बेतमा, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। अभी लिखा थी जी बेतमा, यही बेतमा प्रधान पत्र इंदौर के पास है। देखो है ना बेतमा, इंदौर के समीप, इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, ठीक है। इसी जगह दे दो, बेतमा जो है ये इंदौर के पास है। किताब में दिखा रहे, लिख लो बेतमा जो है इंदौर के पास है। लास्ट में बहुत क्वेश्चन नहीं लिखा है, घिस दिए जल्दी से। अरे माथा खराब हो गया चैप्टर में। छो चैप्टर और लास्ट चैप्टर को हिंदी है छठा, उसके बाद संस्कृत में चलेंगे और संस्कृत में बेल्ला 14 चैप्टर खत्म करेंगे। चलो 14 चैप्टर खत्म करेंगे और फिर हिंदी में आएंगे। उसके बाद फिर व्याकरण चलेगा। व्याकरण में जी फिर गद्यांश सॉल्व करना है, फिर निबंध लिखाना है, पत्र पे तैयारी कराना है, फिर सोशल साइंस पढ़ाना है। संस्कृत में पढ़ाई संस्कृत में सोशल साइंस पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नागरी लिपि पाठ गुणाकर। नागरी लिपि जो पाठ है गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है? प्राचीन भारत की लिपि से लिया गया है, भारत की लिपियों की कहानी से लिया गया है। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? 1000 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास। नागरिक नाम जो अस्तित्व में आया, कब आया नागरिक नाम अस्तित्व में? अक्षय कुमार कब अस्तित्व में आया जी? 2000 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में होती? इसका आंसर 1000 ईस्वी है, ठीक है। 1000 ईस्वी में ये अस्तित्व में आ गया था। नहीं बोले 10वीं 11वीं के लमसम आया है, 10वीं 1000 ईस्वी। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? नगरीय, ग्रामीण, उच्च स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण में हुई थी, गांव में ही हुई थी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। मेन जो वही है, बाकी आलतू फालतू राजाओं सब नहीं पूछता। एक आध दूसरा आ गया लिखा दिए, एक बार माइंड में रखना है। याद करने बोले किसी को माइंड में रखना है, ताकि जैसे हमको याद है कि हाँ ये सब किताब में आया था, ये नाम सब आया था। अंदाज में ऑप्शन तो ये है। उसके बाद गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? 2009 में। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। हाँ 40 ऑब्जेक्टिव है। लेखक परिचय है क्या जी? जन्म है, प्रारंभिक शिक्षा की भाषा है, फिर MA इलाहाबाद गया, ये गया, कुछ प्रसिद्ध है। इसमें है क्या लेखक परिचय में? कुछ था विशेष? गर्मी कितनी लग रहा है? गर्मी देख रहा है? वीडियो लाइक करो। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है। 2-4 फाइट मारना है, लेकिन मोबाइल नहीं टूटे। मोबाइल नहीं टूटे, सब्सक्राइब बटन दबाना है, घंटा आएगा, घंटा को दबाना है, वीडियो लाइक करना है और दोस्तों को शेयर करना है। इतना काम करना है, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है।